बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। और यकीनन अगर हम बात करें पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर तो पूरा निज़ाम जो है वो इनेतात पजीर है। इट मीन्स के हमारे जो सिस्टम है उसमें कभी कोई बड़ी चेंजिंग हमने बहुत अरसे से नहीं देखी, वही पुराना सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। FBR की बात करें नाज़रीन तो FBR भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका काम टैक्स वसूल करना है। हुकूमत ने 18,877 अरब रुपए का जो वफाकी बजट पेश किया है उसमें FBR टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए और यकीनन मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है, जिसके लिए 2,000 अरब रुपए के मजीद टैक्स जो है वो लगाने होंगे। FBR ने इस हवाले से 3 तजवीज़ पेश की है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ FBR की जो रीस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म्स है और डिजिटाइजेशन है, ये भी नागुज़ेर है। हुकूमत इसको करने के लिए संजीदा भी है क्योंकि इसके बगैर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। हुकूमत इस वक्त FBR में जो बहुत हमने देखा है कि एक क्लीन ऑपरेशन भी कर रही है, उसके हमें जो खबरें हैं वो सुनने को भी मिल रही हैं। 27 अफसरान को SGO बना दिया गया है। कस्टम के 51 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। 100 के करीब जो है अफसरान की जो है वो उनकी उखाड़ पिछाड़ जो है वो जारी है। ओहदों से उनको हटाया भी जाएगा। नॉन फाइलर जो है उनके घेरा तंग भी किया जा रहा है। तो यकीनन आज हम बात करेंगे कि FBR की इस्लाहत और उसकी तवक्कुआत क्या होंगी, उसके जो देरपा नताइज हैं वो क्या निकलेंगे। FBR का जो बयान हमने देखा है कि काफ़ी अफसरान ने ये बयान दिया है पहले कि FBR महकमे में 500 से 600 अरब की जो है वो करप्शन होती है। तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े इदारे में जिसमें 25,000 के करीब मुलाजमीन हैं, उनके असासे चेक एंड बैलेंस करने का कोई सिस्टम मौजूद है या नहीं है। दूसरा, जो महसूलात के निज़ाम में इस्लाहत की कोई जो नई कोशिश है वो किस तरह कामयाब होगी जब तक हम पुरानी कोशिशों से कुछ नहीं सीखेंगे। हमारे पास बड़ा ही मौजूद पैनल मौजूद है। खालिद तवाब साहब, साबिक नायब सदर FPCCI, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ राजा कामरान सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, बड़े अच्छे सजेशंस देते हैं। हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर इख्तियार अली ने, माहिर मुआशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। टेलीफोन पर भी हमें कुछ दीगर जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। खालिद साहब, बात वही आती है कि जब हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं हमेशा से, तो हमें इकोनॉमी का पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है। यानी जितने भी मसले निकले पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा उसके हमने इन्फ्लुएंस देखा, उसके असरात देखे हमने इकोनॉमी में। आप क्या समझते हैं कि एक तो ये कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की इस वक्त पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले कोई भी मुल्क हो, सबसे पहले उसको एक माशी इस्तेहकाम जो है वो चाहिए। एक ज़माना था आज से डिकेड और उससे पहले कि जो जंगें होती थी वो असलाह से और दूसरी चीज़ों से होती थी। आज जो पूरी दुनिया में जंग है वो सिर्फ माशी जंग है। जितना वो मुल्क माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो मुल्क जो है वो मुस्तहकम होगा। अब हम आ जाते हैं आज जो आपके शायद मौजूद है बजट के मुतालिक बात करने के लिए। जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि इन्होंने टैक्सेस में इजाफा कर दिया, शायद मेरा ख्याल है 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इन्होंने हदफ रखा है नए टैक्सेस के बढ़ाने का। जी, इसमें अफसोस ये है कि जो जिस तरह देखिए बजट के 2 तरीके होते हैं, 2 वजूहत होती हैं। एक तो ये कि आपको मुल्क में रेवेन्यू किस तरह जमा करना है, और जाहिर है कि हर साल इन्फ्लेशन को देखते हुए रेवेन्यू जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और उसके लिए गवर्नमेंट तलाश करती है कौन कौन से ऐसी जगह हैं जिसको से हम रेवेन्यू बढ़ाएं, और वो मुशावरत के साथ, मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ, चैम्बर्स के साथ, फेडरेशन के साथ और इदारों के साथ मिलके एक बनाते कि किस तरह से हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो अहम है रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा वो ये है कि हम अपनी तजारत को किस तरह बढ़ाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाएं, प्लस जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हम वो कैसे करें। बजट में ऐसी चीज़ें रखें जिसमें मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अनफॉर्चुनेटली जो ये अभी जो बजट आया है इसमें रेवेन्यू को तो एड्रेस किया गया है कि रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए, जिसमें मैंने बताया तकरीबन 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्होंने काजी इजाफा कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेजर्स लिए उससे आज एक्सपोर्ट आपकी बड़ी इफेक्टेड होगी, उससे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत अफेक्टेड होगा। और आज हम इस बजट से पहले ही बहुत ज़्यादा शोर बचा रहे थे कि हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, जो हमारे नौजवान हैं पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस लिहाज से जो इंडस्ट्री में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो बजाय तरक्की होने के मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा फर्दर जो है वो डिक्लाइन आएगा।
ठीक है, आपने बजट के हवाले से बात की, लेकिन मैं समझती हूँ कि ठीक है आपकी बातें बहुत हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन देखिए जब सिस्टम को, मैं 12 ये बात कर चुकी हूँ कि ये एक इतना पुराना मर्ज है कि इसका इलाज करने के जो वो कहते हैं ना रिप्रिकॉशंस है वो बहुत खतरनाक होते हैं और जिसका इम्पैक्ट हमें हर जगह नजर आता है। मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी कि इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मुआशी पॉलिसी नहीं आ सकी, जिसकी वजह से अच्छी मुआशी पॉलिसी जो है उसका जारी रहना मुश्किल हो गया, जिसके अब हम ये असरात देख रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आगे उसको कंटिन्यू करूंगी। राजा कमरान, आज FBR इस्लाहत के हवाले से बड़ा अहम इजलास भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसे एड्रेस भी किया और हम जिस तेजी के साथ देख रहे थे कि बात वही है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो विल तो हमें नजर आ रही है, लेकिन वो जो रास्ते बनते जा रहे हैं उसमें रुकावट हमारी बहुत सारे उस सिस्टम का भी है जिस सिस्टम का पहले मैंने जिक्र किया कि जो इनेतात पजीर है, यानी चेंजिंग नहीं आई उसमें। अब चेंजिंग लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं किस तरह हो सकता है ये कि इतना बड़ा इदारा FBR का दूसरा बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, इसकी कारकर्दगी पर माजी में बहुत सवालात उठते रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस पे, करप्शन पे, बदउनवानी पे, लेकिन इस्लाहात की जब भी बात की जाती है तो वो पोलिटिसाइज हो जाता था। देखिए, पहले खालिद साहब की बात का जवाब देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप टैक्स नहीं देंगे ना तो आपको गली गली भत्ता देना पड़ेगा। अगर टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट की एबिलिटी टू गवर्न द नेशन कायम रहेगी, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट कायम नहीं रहती। कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत जब कायम होती है पहले वो टैक्सेशन से काम को शुरू करती है, उसके बाद फिर वो सर्विसेज देती है। दूसरी बात यह है, देखिए कि ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर जो 32-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता था वो सिर्फ 100 अरब रुपए टैक्स देता था, और जो सैलरीड क्लास है वो 300 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देती थी। इसका मतलब ये है कि एक लूप होल मौजूद था टैक्सेशन में, और जो इनको रियायत मिली हुई थी एक्सपोर्टर्स को, उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे थे। उसका जो पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा जमीनों में जा रहा था। अब एक एक बंगला जो है 25-25 करोड़ रुपए का DHA में और फिर दूसरी जगहों पर हो गया है, जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। हमें अपने प्रोडक्टिव एसेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। दूसरी बात आपने की FBR की, आपने खुद इंट्रो में कहा कि जी इसमें शदीद करप्शन थी और शदीद करप्शन है, और ये बिल्कुल कंसर्न दुरुस्त है बिजनेस कम्युनिटी का भी कि FBR में करप्शन हो रही है। और अब ये जितने भी इकदाम लिए जा रहे हैं इससे ये बात साबित हो रही है, हुकूमत भी इस बात को तस्लीम कर रही है, और FBR अपनी जो इस्लाहात के जरिए इसके अफसरान भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि करप्शन थी। मगर क्या सियासतदानों के लिए तो नैब बना, उनको रगड़ा दिया गया, उनको जेलों में, उनको काल कोठरियों में बंद किया गया? क्या ये जो अफसरान जिन्होंने इतनी करप्शन की है, अरबों 600 अरब रुपए सालाना की ये आप कह रही हैं उसमें करप्शन हुई है, तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनको सिर्फ SDO बना दिया जाएगा? ये एक अहम फैसला बात है जिसको हमने देखना होगा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जायज जो सजा बनती है वो भी मिलनी चाहिए, ताकि जो अफसरान दीगर हैं वो भी काम करें। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक असूल होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं FBR को कवर कर रहा हूं काफी तवील अरसे से, उस वक्त से जब बाय हैंड रिटर्न जमा हुआ करते थे, तथ्य के दथे आया करते थे। उसके बाद ये रिटर्न जो जमा होना है वो ऑनलाइन हुआ, पहले इंडस्ट्रीज का, फिर सैलरीड क्लास का, फिर हुआ, और अब उसमें मजीद डिजिटाइजेशन होती चली जा रही है। आपका अगर इनकम आप अपने डिटेल्स भरें तो आपको खुद ही बता देता है कि जी आपका इतना रिफंड बन रहा है क्योंकि मैं सैलरीड क्लास हूं, या आपने इतना मजीद टैक्स जमा करवाना है। तो दोनों चीजें बन जाती हैं। आप उसमें अपना क्लिक करें सबमिशन का, तो उसमें आपकी खुद डिजिटल स्लिप वो बन जाता है, और वो मेरे बैंक से लिंक होता है। मैं जैसे अपनी बैंक की ऐप पर जाता हूं तो मुझे शो करता है कि जी आपने ये टैक्सेशन का आपके वॉच चालान है, ये पे करना है, और वो मैं पे कर देता हूं। इस हद तक तो डिजिटाइजेशन हो गई है। मगर FBR के अफसरान का जो बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ और जो दीगर लोगों के साथ ताल्लुक था, और जो लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, उसकी वजह से करप्शन जो हो रही थी, और उसको रोकने के लिए FBR में बहुत हद तक जो है खुद FBR के अफसरान रुकावट थे और बड़े सीनियर लेवल के थे। तो वो उस इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए आपको एंड टू एंड डिजिटाइजेशन पर जाना होगा, और उसको एंड टू एंड डिजिटाइजेशन करनी होगी। उसके लिए आपको जो अभी स्टेप लिए जा रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता
कि ये किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं, मगर हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, और मैं खालिद साहब भी इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होंगे कि जितना टैक्स रेवेन्यू अच्छा होगा, मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन भी होगा। कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। अच्छा इख्तियार साहब, हम जब भी बात करते हैं, जो करंटली बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जब एक चीज़ को एडमिट कर चुके हैं कि हमारे इस इदारे में बहुत लीकेजेस थी, बहुत लॉसेज हुए, बदउनवानियाँ, करप्शन भी रही, लेकिन साथ साथ एक कल्चर डेवलप नहीं हो सका टैक्स का। तो क्या वजह नज़र आती है कि टैक्स पोटेंशियल क्यों पाकिस्तान में इतने सालों में नहीं हो सका, और माजी की जितनी हुकूमतें गुजरी उनकी कहाँ नाकामी आपको नज़र आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो एक नज़र अगर बजट में दें, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो इस सवाल के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। जो इंटरेस्ट पेमेंट है इस मरतबा वो आपके बजट का अप्रोक्सीमेटली 51% है। इसका मतलब जो मेजर बर्डन है वो हम आवाम से या जिस पे भी टैक्स हम इम्पोज करने जा रहे हैं वो हम एक्सटर्नल जो फंड प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बाकी सारे मामलात हो रहे हैं। इसका मतलब है जो पास्ट में हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को यूज़ करके जहां भी उसको इस्तेमाल किया था उसमें बड़ी एक गुंजाइश थी बात करने की कि वो कहाँ यूज़ हुआ, क्योंकि ये बर्डन तो आपका बढ़ता जा रहा है। ये जैसे बढ़ेगा हर साल आपको टैक्स कलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अनप्लेजेंट नज़र आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को आपने मीट करने जाना है। अच्छा, उसके साथ अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो करंट बजट की कुछ चीज़ें क्योंकि बड़ी मज़ेदार हैं। इस मरतबा जो टैक्स रिफॉर्म में न्यू एवेन्यूज़ को इन किया गया, उसमें रिटेलर होलसेलर को इन किया गया, जो डेयरी फार्म है उसके परसेंटेज को थोड़ा इंक्रीज किया गया, फार्मास्यूटिकल जो यूज टू बी 1% उसको ज्यादा इंक्रीज किया गया। मतलब ये वो शोबे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता था पहले, बहुत कम था बिल्कुल, या स्ट्रक्चरल इश्यूज थे। ठीक है। तो अब नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट, अब इस मरतबा इस साल जो भी आइडेंटिफाई हो सके एरियाज इस शॉर्ट टाइम में, हो सकता था ज्यादा टाइम और, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी एक न्यू सेटअप में आते आते आपको पता है कि बजट ऐसे आया कि जैसे इलेक्शन एंड देन गो फॉर बजट। तो इसका मतलब मुझे लग रहा था यस मुझे लग रहा था जैसे होमवर्क के लिए कोई ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं था। तो जो चीजें सामने मौजूद थी उसमें जहां जिन एवेन्यूज को वो टच कर सकते थे वहां किए गए हैं, और प्लस जो अभी आपने बात भी की थी कि FBR के वर्किंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हुई, पोस्टिंग रीपोस्टिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस कि मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बड़ा मसला होगा वो ये है कि आपने कलेक्शन को 38% इंक्रीज कर दिया है लास्ट के मुकाबले में। इसका मतलब यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ FBR, फंक्शन वाइज करें, सेक्टर वाइज करें, कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा टारगेट है लास्ट के मुकाबले में कि 38% आपने ज़्यादा टारगेट दे दिया FBR को, आपने ये कलेक्शन करके ये काम करना भी है। तो आई गेस के टाइम शॉर्टेज या गवर्नमेंट के न्यू सेटअप ये भी बड़े कंस्टेंट रहे हैं टाइमिंग वाइज। अदरवाइज बाकी जो इसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा वो जाहिर है कि ट्रांसलेट होते होते एंड यूजर पे आएगा। ठीक है, एंड यूजर ने इसको ज्यादा बर्दाश्त करना होगा। खालिद साहब, अब जो एक बड़ी कॉमन डिस्कशन जिसको हम करते हैं कि नॉन फाइलर और नॉन फाइलर की इस्तेलाह, ये क्या है बेसिकली, और क्या ये जो नॉन फाइलर है ये अपने ब्लैक मनी को ऑफ कोर्स इसको सफेद करने की भी हमें उनका एक नीयत नजर आती है। FBR का एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है जो मुझे बज़ाहिर एक स्टूडेंट की हैसियत से कि वो कलेक्शन पे ज़्यादा उनका फोकस रहा है इंस्टेड के वो नेट में लेकर आए, ठीक है, टैक्स नेट में लेके आए। आप क्या समझते हैं किस तरह लेकर आ जाए? जैसे ताजिर बरादरी को बार बार कहा जा रहा है कि जी आप आए, उसके लिए वो सख्त इकदाम भी कर रहे हैं, आप उस पर क्या आप कॉमेंट्स करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जो कामरान साहब ने बात की है, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। मैंने आपको खुद कहा कि हर साल, ठीक, और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो ताजिर हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो टैक्स देना नहीं चाहता। ये मुल्क जाहिर है हम सबका है और ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू आपने लेना है वो किन अवामिल किस तरह से लेना है और कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ आपको टच करना चाहिए, जहाँ से आपका टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हो और मुल्क तरक्की भी करे। देखिए, सिर्फ ये अहदाफ हासिल करना कि हमें टैक्स हमारा बढ़ जाए, अगर हमारी एक्सपोर्ट गिर जाती है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होने लगती है। एक पहिया इकोनॉमी का चलता है इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट से। अगर वो पहिया सुस्त हो जाएगा टैक्सेशन की वजह से या किसी और वजह से, जैसे आजकल हमारे पास सबसे बड़ा मसला
बिजली का, उसकी वजह से तो तमाम आपका जो टैक्सेशन आप कुछ भी बना लेंगे वो कभी भी आप अपने टारगेट्स को नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहला टारगेट ये होता है कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो जितनी बेहतर तरीके से चले वो चलना चाहिए। अब आपने एक सवाल किया कि जी जो लोग टैक्स नेटवर्क पे है और वो नहीं है, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि इन्होंने नॉन टैक्स फाइलर जो है इसकी ये इस्लाह रखी हुई क्यों है। देयर इज नो सेंस। एक आदमी अगर एक गाड़ी, आजकल आम गाड़ी आप नहीं खरीदने चली जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने 35 या 40 लाख के करीब तो नॉन फाइलर है जी मैं इसी पे आ रहा हूँ। इस्लाह तो आएगी फिर। आप जो बात कर रही हो तो सिर्फ आप रिटेलर्स की बात कर रही हैं। 33.5 मिलियन तो खाली रिटेलर्स है जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, तो वो तो अलग हो गए। लेकिन ओवरऑल आप, मैं अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता हूँ, मैं अगर इसमें 3 या 4-5 लाख रुपए ज्यादा दे देता हूँ तो मैं एज ए नॉन फाइलर तो मैं सारी चीजों से भरी हो जाता हूँ। मुझसे आप ये भी नहीं पूछते भाई इतने सारे पैसे कहाँ से आए और आपको टैक्स रिटर्न की फाइल की जरूरत। देखिए नॉन टैक्स फाइलर की जो वो है इसलाह वो खत्म होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक आदमी होना चाहिए जो रिटर्न फाइल करे, वो बता सके पैसे कहाँ से आए, और आप तो खुद उसको शेल्टर देते हैं ये कह करके कि जनाब नॉन टैक्स फाइलर में आ जाए, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा के दे दे, यू आर इम्यून। नो वे। आप एक इस्लाह लेकर के आए कि सबको, पूरे मुल्क को टैक्स फाइलर जो होना है। जहाँ तक बात करी उसकी सैलरीड पर्सन की, वो तो मजबूर है बेचारा, मैं तो बेचारा कहता हूँ उसको, क्योंकि उसके पास कोई वेन्यू नहीं है कि वो अपनी आमदनी जो है वो छुपा सके, लिहाजा जो उसको मिलता है वो देता है। और आप ये हैरान हो कि इस बजट के ऊपर जो लोअर सैलरी क्लास थे उन पर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। और अभी 2-3 दिन पहले का वजीर खजाना का इसी हवाले से बयान है कि यकीनन ये नए टैक्स जो है अवाम के लिए एक दबाव है, शदीद दबाव है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि तनख्वाह तबके को रिलीफ भी दिया जाए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए। आज तक जितने टैक्स, अगर आप पिछले 25 साल की तमाम बजट की स्पीचेस सुने तो हर बजट में ये ऐलान होता है कि हम टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएंगे, हम इसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग शामिल करेंगे, हमने लिस्टें भी बना ली हैं। पिछले दिनों ये भी तक ऐलानात हुए, लेकिन एक्चुअली जो है कॉपरेशन नहीं हो पाती ना दूसरी तरफ से। देखिए कॉपरेट किस तरफ से सर अभी ये इसका जवाब तो राजा साहब की बहुत ऐसे से इसको बड़ी उनकी कीनिंग ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो ये बता रहे हैं कि 33 या 30 लाख अगर सिर्फ रिटेलर हैं, और भी तो सेक्टर के लोग हैं जो नहीं टैक्स देते, लेकिन जब हुकूमत सख्ती करने लगती है तो मैशत का पहिया जाम होता है, हड़तालें हो जाती है, प्रोटेस्ट होने लगते हैं। यही एफबीआर है जहां एक चेयरमैन आए थे, उनका नाम था अब्दुल्ला यूसुफ, मैं पिछले पुराने इसमें जा रहा हूँ, आपको मालूम होगा। बिल्कुल। और उन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि आप 10% और 20% बढ़ा के टैक्सेस देते हैं, यू आर इम्यून। और गवर्नमेंट के कलेक्शन में 25% 30% की इंक्रीज आ गई थी। लोगों को एक एतमाद बहाल हुआ कि ये नहीं होगा कि हम टैक्स भरने के बाद आज हम जो टैक्स भर, मैं आम ताजरों की बात कर रहा हूँ जो टैक्स भरने, ये क्यों नहीं आ रहे ये लोग इस टैक्स में, क्योंकि उनको पता है कि जो टैक्स में पैसे हम दे देंगे कल फिर ये इंस्पेक्टर्स आएंगे और इससे ज्यादा पैसे हमसे ये तलब करेंगे, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी इसी तरह चल रही है। तो वो एतमाद जो है वो उस वक्त बहाल हुआ था, आज वो एतमाद नहीं है। असल में जो भी आता है मेरे ख्याल में वो अपनी अपनी एक लॉजिक लेकर आता है, या अपनी अपनी उनकी कोई एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। अब शब्बर जैदी साहब आए थे, 50,000 की खरीदारी पे इनवॉइस की बात की, पूरा कराची हड़ताल पे चला गया। बात वही आ जाती है कि जब कोई काम करने दिया जाता है तो फिर कामरान इसके ऊपर हमें रिएक्शन नहीं नजर आता है, बजाय इसके कोऑपरेशन नजर आए। अब ये जो रिटेलर है या ये अपना स्टेट एजेंसी वाले, प्रॉपर्टी वाले, इन्होंने कितना कमाया है। अब अगर इन पे लग रहा है टैक्स तो इनकी चीखें निकल रही हैं। फिर बात वही आ जाती है कि हड़ताल की जाएगी या प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो हुकूमत के पास फिर हुकूमत प्रेशर में आ जाती है। देखिए मैं आपको एफबीआर के हवाले से कहूँगा कि एफबीआर ने जो है बहुत बड़ा इदारा है, मगर इसने फील्ड में निकलकर काम नहीं किया है और इसके अफसरान फील्ड में नहीं निकलना चाहते हैं। और इसकी सबसे अहम मिसाल ये है कि इसने हर इदारे को अपना जो है टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। जहाँ पे सैलरी मिल रही है वो इदारा जो है ना आपकी सैलरी का टैक्स जमा करा देता है, कहीं पे कोई लेन देन हो रहा है वहां से वो टैक्सेशन आपकी जमा हो जाती है। तो भाई इतने अफसरान पे रखे हुए क्यों हैं आप लोगों ने? डिजिटाइज करें और उन सबको कहीं और यूटिलाइज करें। अब मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए मुल्क में इस वक्त 80 लाख जो है बिल सार्फिन है, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं और रेजिडेंशियल हैं। उन सब पर आपने उन सब की जो 10 स्कूल्स हैं उन सबको आपने टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। ठीक है, ये किस तरह का है? आप एक तो बिजली का बिल बढ़ाते हैं, बिजली का बिल जब परसेंटेज में बढ़ता है तो उस पर परसेंटेज के हिसाब से तमाम टैक्सेशन उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये तरीकाकार जो है ये गलत है। आपको जो टैक्सेशन है उसको अलग करना चाहिए। आपको पता है कि बिजली का जो बिल है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हर महीने जाता है, हम उसके जरिए टैक्स कलेक्ट कर लें।
बजाय इसके कि एफबीआर के अफसरान को कमरों से निकलना पड़े। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि हमारे पास जो मैंने कहा कि एंड टू एंड जब तक डिजिटाइजेशन पर नहीं जाएंगे और हम अपने जो सॉफ्टवेयर और जो भी अपने सिस्टम्स हैं उनको लोकली डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, आपने सिंगल विंडो लेकर आए, बिट्स एंड पीसेस में आ रहे हैं, वीबॉक लेकर आए हैं, सिंगल विंडो लेकर आए हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए है, फिर ये एफबीआर में थोड़ी बहुत डिजिटाइजेशन कर दी है। आपको एंड टू एंड सोल्यूशन पर जाना होगा और हर चीज को इंटरलिंक करना होगा। अब्दुल्ला यूसुफ साहब की इन्होंने मिसाल दी, उस वक्त से वो लोग कह रहे कि जी जो लोग टैक्स चोर हैं उनका डेटा एफबीआर के पास मौजूद है। उस वक्त से वो कह रहे थे कि हमारे पास है, हर कोई कहता रहा, मगर उस डेटा की यूटिलाइजेशन नहीं हुई। अब ये आलम है कि अभी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और लोगों की सिम्स बंद हो रही हैं, उससे थोड़ा बहुत लोगों में एक ये सेंस आ रहा है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए और वो होने जा रहे हैं। मगर अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने बात आ जाती है, मैं एक बात बताऊं, अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने बात करी थी, उससे जो पाकिस्तान में जो टैक्स कल्चर और रिटर्न फाइल करने का कल्चर है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा जी सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। वो काफी अरसे तक वो स्कीम चली, उससे लोगों को जो रिटर्न फाइल भी करते थे उनकी आदत खत्म हो गई और उसने जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसको जो नुकसान पहुंचाया वो बहुत शदीद था। दूसरी अहम बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि इसको टैक्स कलेक्शन को हम किस तरह से मजीद बढ़ा सकते हैं। देखें अभी आपने एग्रीकल्चर का शोबा छोड़ दिया है, किसी सूबे ने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है, रिटेलर को भी ये भी ढंग से नहीं लेकर आए। आप आसान टैक्स स्कीम लाए हैं, उसमें चंद 100 लोग अभी तक शामिल हुए हैं। आपके पास एक प्रोग्राम भी हुआ था, मगर उसके भी कोई हमें फायदे नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब ये है कि आप क्यों मजबूर करें। तीसरी अहम बात यह है, देखें ये जो आप बात कर रहे थे कि 51% इंटरेस्ट में चला जाएगा, जो टैक्स कलेक्शन है उसका एक बड़ा पोर्शन पहले एनएफसी में निकल जाता है। अच्छा, ठीक है, एनएफसी अवार्ड जो है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कितना भी टैक्स जमा कर ले वो सारा का सारा जो पैसा है वो सूबों में आ जाता है और ऊपर जो हमारा गवर्नमेंट का फेडरल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अभी तक वैसे ही रखा हुआ है जैसे हमारा एनएफसी अवार्ड 2008 से पहले का 8-9 से पहले का था। तो हमने अभी तक अपनी तकरीबन 10-15 साल गुजर गए हैं, अपने वफाक की सतह पर अपनी जो रिस्ट्रक्चरिंग है विजारतों की वो नहीं की है। बहुत से ऐसे इदारे जो कि 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हो जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। आज भी देखिए, मैं जुनेजो साहब की मिसाल देता हूँ, जब जुनेजो साहब के दौर में हम हमेशा हालत में थे, उन्होंने जो उस वक्त जो पॉलिसी दी थी, हमें इस वक्त उस पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है। हमें सरकारी सतह पर इंपोर्टेड गाड़ियों की खपत को खत्म करना है। अगर किसी को भारी और हैवी गाड़ी चाहिए भी है टेररिज्म की वजह से, तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास भी। ये जो इंपोर्टेड महंगी तरीन गाड़ियां हैं इनका कल्चर खत्म होना चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि हमें अभी इस वक्त कंप्यूटर की सबसे बड़ी खरीदार जो है गवर्नमेंट है। हम मोबाइल फोन को तो हमने लोकलाइज कर लिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मगर जो कंप्यूटर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोकलाइज नहीं कर रहे। हमारे पास गवर्नमेंट जो भी इश्तहार देती है वो ऐसे देती है कि जिसमें ज्यादातर इंपोर्टेड कंप्यूटर लिए जाएं। तो हमें यह भी देखना होगा कि हम मेक इन पाकिस्तान यानी कि असेंबली को जो है कंप्यूटर की वो पाकिस्तान में कैसे लेकर आते हैं, ये एक अहम टॉपिक है। चाइना ने अपनी पूरा एक सब्जेक्ट अलग ही है ना। अच्छा सर, अभी बड़ी अच्छी बातें की और इतनी सारी बातें कर दी कि शायद मेरे जहन से मिस हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर को हम जरूर सेक्टर के पे बात करेंगे। क्या वजह नजर आ रही है आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, देखिए मैंने पहले एक बात की थी कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जो है ना वो हुकूमत को एक थ्रेट के तौर पे भी नजर आती हैं अगर हुकूमत कोई काम करना भी चाहती है, और कहीं कहीं हमें एक पोलिटिसाइज होती हुई चीजें नजर आती हैं। एग्रीकल्चर का सेक्टर ऐसे ही है कि यहाँ पर भी आपको कुछ नजर आता है कि इस पर भी कोई सियासत की जाती है जो जिसकी वजह से इस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एग्रीकल्चर जिसके कंट्रोल में है, ज़ाहिर है वो अभी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। वो एग्रीकल्चर ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो गरीब के पास तो वैसे भी नहीं है। तो इसका मतलब है वो जो भी है जो पॉलिसी मेकिंग साइड वो उसको कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं और आज तक कवर हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इस बजट से रिलेटेड 1-2 और चीज़ें शेयर करें। अभी सर भी बात कर रहे थे, देखिए जो सिविल गवर्नमेंट की रनिंग के लिए आपके बजट का जो अभी परसेंटेज निकालें, दैट्स हार्डली 4 to 5%। मेरे नज़दीक मामला अभी भी है जो
करंट जो आपका बैलेंस ऑफ बजट है, उसमें आप जो बारोइंग कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो लास्ट बारोइंग से 80% ज्यादा है जो आप पीआईबीज इशू करेंगे, टी बिल्स इशू करेंगे। इसका मतलब इसका रिपरकशन अब रिफ्लेक्ट होने जाएगा, ये हुआ नहीं है। जब ये बारोइंग होगी तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट और अप जाएगा। इसका मतलब जो मेन मेरे नजदीक इंग्रेडिएंट है, मेन इशू है, वो ये है कि आपका ये हर साल के बजट में इंटरेस्ट पेमेंट एक ऐसा फैक्टर हो जाएगा जैसे हमारे पास फॉरेन अकाउंट में करंट अकाउंट का इशू था। वो हमसे बैलेंस नहीं हो रहा था, संभल नहीं रहा, और आज भी शायद वो मामला कुछ ना कुछ कहीं संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अगले बजट में, क्योंकि ये जो आपने 80% बारोइंग लोकल करेंगे, गवर्नमेंट अपने कमर्शियल बिल्स इशू करेगी, पीआईबीज वगैरह, उसका रिफ्लेक्शन दोबारा आपकी सैलरी, जो अभी आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 22%, 25 से लेकर मैक्सिमम 25 है, उससे 20 के नजदीक लेके आए। अच्छा, इसमें जो इन्फ्लेशन प्लस टैक्स जो ब्रैकेट्स में आपने सैलरी क्लास के लिए इंक्रीमेंट्स शो कर दिए, 2.5% हर स्लैब में बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब आप इनसे ये वापस रफली 11% वापस ले रहे हैं। इसको इंक्रीमेंट दे के वो पैसे वापस गवर्नमेंट ने ही जेब में जाने हैं, एक जेब से तरीके से दे दूसरे से वापस लिए। इसका मतलब आपने उसको 11% मैक्सिमम इन्फ्लेशन कवरेज दिया है। और आज आपका इन्फ्लेशन कितना है? आज का इन्फ्लेशन प्लस ये बारोइंग की है जो हमने या जो करने जाएंगे इस बजट को मीट करने के लिए, उसके लिए दोबारा आपने इन्फ्लेशन को अप भी जाएगा। मैक्सिमम क्या करेंगे आप? आपके पास एक ही मॉनेटरी पॉलिसी है कि आप इंटरेस्ट रेट को, प्राइम रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे प्राइम रेट को बढ़ाएंगे, जिस तरह सर कह रहे थे, वो सारी लोनिंग दोबारा एक्सपेंस हो जाएंगी, एक्सपोर्टर के लिए मसाइल हो जाएंगे। इवन दो फॉर सैलरीड क्लास एंड कॉमन पीपल, ये जो हमारी लिविंग है ना स्टैंडर्ड, इस पे हमने बहुत ज्यादा इस बजट में कंप्रोमाइज होंगे जैसे जैसे बोरोइंग बढ़ेगी, क्योंकि उसका इंपैक्ट इंटरेस्ट की सूरत में बहुत ज्यादा बढ़ने जाएगा। अभी 51% है, इट विल गो इवन अपर देन दिस वन। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक जो आप हम करंट अकाउंट को देख रहे हैं। तो खालिद साहब, आप चूंकि एक फेडरेशन को हेड भी कर चुके हैं, क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या एफबीआर में सिर्फ इस्लाहात ही काफी होंगी या हमें गवर्नेंस सिस्टम को भी तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, शब्बर साहब और मैं ने साथ काम भी किया हुआ है काफ़ी। और शब्बर साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने बड़ी इस्लाहात की कोशिश करी, जिसमें वो कामयाबी नहीं हुई उनको, इसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। दूसरा, फिर अभी हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद अख्तर साहबा, और उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बना के एफबीआर में दिया इस्लाहात के लिए, और वो 1% भी पूरा नहीं हो सका। ये खुद उनकी अपनी, मैं आपको कोर्ट की भी बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में जो जी उन्होंने तो पूरा गवर्नमेंट का तो कहा था कि जी उनका डोमेन ही नहीं है, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी। मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी करे। उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया था एफबीआर के लिए, इस्लाहात के लिए, टैक्स कैसे बढ़ाया जाए। एंड शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट वुमन जो वर्ल्ड बैंक में काम किया है इधर, और उन्होंने पूरा, और वो बड़े इस पे बड़ा दिल बर्दाश्ता थी कि मेहनत करके उन्होंने सारा प्रोग्राम बनाया, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करती। देखिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग से और ओएसडी करने से मसाइल जो है वो हल नहीं होते। आपने एक सवाल किया कि जी वो एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं लगता, जो इन्होंने कहा उस पर काफ़ी हद तक हमारे बजट कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी होती है? इन जमींदारों की। ये कभी भी ये काम, बहुत कम बिजनेसमैन नजर आएंगे आपको पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में इनकी लॉबी होती है, ये पूरा ब्यूरोक्रेसी में भी इनका एक ताल्लुक होता है, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर टैक्स। दूसरा, अब जो आर्गूमेंट देती है गवर्नमेंट, वो देती है कि ये एक सूबाई टैक्स है, इनको सूबाई गवर्नमेंट जो है वो लगाए, और किसी सूबाई गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं है वो एग्रीकल्चर टैक्स लगाए। अच्छा, हमारा जो एक मुतालबा है वो ये नहीं कि कोई नया टैक्स आप लगाते, हमारा सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा वो है कि जिस किस्म की भी आमदनी हो, जो आमदनी आ रही है वो टैक्स होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर से आ रही है, चाहे वो इंडस्ट्री से आ रही है, या XYZ कहीं से भी आ रही है। चले, ठीक है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार अनवर काशिफ मुमताज। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप यकीनन टॉपिक्स हमारी जो डिबेट है वो सुन ही रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जिस मोड में है, एफबीआर में जिस तरह रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, रिफॉर्म्स हो गया, डिजिटाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अभी तक जो इस वक्त हालिया इकदाम जो हुए हैं उनमें तो लग रहा है कि हुकूमत एक्शन और एक्शन पे इस वक्त बिलीव कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इकदाम होने शुरू हो गए हैं,
और इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जो मैडम शाद अख्तर साहब हैं, जो केयर गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने काफी एक रोड मैप बनाया था जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि चीजों को एक स्ट्रीमलाइन करके एक फ्रेम में लेके आए, और मेरे ख्याल में ये उसी फ्रेम को आगे लेके चला जा रहा है, इसीलिए ये इसमें एग्जीक्यूशन में आसानी हो रही है। अगर ये दोबारा री इन्वेंट ऑफ व्हील करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये इनको वो पूरी एक्सरसाइज रीडू करनी पड़ती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें और पाकिस्तान के चैलेंजेस जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्यूमेंटेशन का है। उसमें डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर आप उसको पूरी तरह इस्तेमाल करें। अब उसको आप डिले करते रहें तो फिर आपके पास जो है ना एक नया कोई जानवर निकल आएगा जिसकी कोई वो नहीं होगी हाइब्रिड सिस्टम का। तो मेरे ख्याल में डिजिटलाइजेशन की तरफ हुकूमत बहुत क्लियर है और उनका फोकस भी है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी बारहा आके कह चुके हैं। इसी तरह जो इस्लाहात हो रही हैं उनमें अब चेक एंड बैलेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक उजागर हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने कोई चीज एक्ट आपका सही नहीं है तो आप जो है फ्री फॉल और फ्री आप जो है चलेंगे। आपको जो है अपना उसकी अकाउंटेबिलिटी का उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट किसी जो भी एक्सरसाइज कर रही है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें आई एम श्योर कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर होमवर्क करके उसको। अच्छा, आप काशिफ क्या समझते हैं, पुरानी पहले भी कोशिशें की गई मगर उसमें नाकामी देखी, तो इस बार हुकूमत ने उससे कुछ मतलब लर्न करके, क्योंकि गलतियों से ही सीखा जाता है, तो कुछ आगे उससे सीखा है? देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा कि कामयाबी होगी नहीं होगी, लेकिन ये एग्जीक्यूशन बता रही है कुछ सीखा है उससे। तो वो चीजें, वो जो पीछे पहले जो है जिन चीजों पे नाकामी हुई, जिन चीजों पे एक्शन नहीं हुए, तो मेरे ख्याल में उनका एक कलेक्टिव जो भी विजडम आई है और उसमें पॉलिसी मेकर को ये ड्राइव हो गया कि अब टैक्स की निजाम को बेहतर किए बजाय इकोनॉमी नहीं चल सकती, और इकोनॉमी नहीं चल सकती तो पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो एक स्टेक पे आ जाता है। ठीक है, अब ये जो एफबीआर है अब तक जीडीपी के मुताबिक शरह टैक्स बढ़ाने में नाकाम रहा, आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एफबीआर के इदारे में भी काफी जो करप्शन में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, एफबीआर के खौफजदा करने वाले टूल्स हैं उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। लोगों में जो एक खौफ है, एफबीआर अलामत बना हुआ है, खौफ की अलामत बना है, वो कल्चर भी तब्दील करने की जरूरत है। फिर हम डिजिटाइजेशन पे भी बात करेंगे, पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखें, दुनिया में रेवेन्यू अथॉरिटीज खौफ की अलामत होते हैं, इसमें कोई तो नहीं, लेकिन आपने एक्शन क्या करना है, आपका रोड मैप क्या है, आपकी एग्जीक्यूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो एफबीआर उसमें वो अचीव नहीं कर सका, उस इमेज बिल्डिंग में वो नहीं कर सका। उनका इमेज ये हो गया कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही स्क्वीज करते हैं, उन्हीं के खिलाफ नोटिस निकालते हैं, उन्हीं पे पेनल्टी लगाते हैं, उनके साथ ही सारे मसाइल होते हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं जिसपे उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शन में उन्होंने जो है वो डिफरेंट कोशिशें की, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ नहीं रहा, ये उस पर काम नहीं हो रहा, ये एक सवालिया निशान है कि उस पर काम नहीं हो रहा। और वो जो है इस मेरे ख्याल में डिजिटलाइजेशन के जरिए जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म होगी तो उसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जहां तक रेवेन्यू अथॉरिटी का है, रेवेन्यू अथॉरिटी का एक इमेज रहना चाहिए, उसकी रेट होनी चाहिए, लेकिन उसकी रेट जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, वो टैक्स डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में होनी चाहिए, और जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आपने हमें टाइम दिया। खालिद साहब, अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एफपीसीसीआई के साथ मुशावरत हुई होगी, माजी में तो हुई होगी, अभी का मुझे नहीं पता कि इस टैक्स को बढ़ाने के हवाले से क्या एफबीआर के इस्लाहात के हवाले से कोई मुशावरत हुई? देखिए, पहले तो हमारी काफ़ी मुशावरत होती थी, इस दफ़ा भी बहुत मुशावरत थोड़ी बहुत हुई है, और इसके अलावा इन्होंने एक एनॉमली कमेटी बनाई है जिसमें प्रेसिडेंट फेडरेशन को हेड किया गया है, जो भी एनॉमलीज हैं इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारा एक दो चीज़ें बड़ी सिंपल है कि आप नॉन टैक्स फाइलर की इस्लाह को ख़त्म कर दें। एवरीबडी शुड बी ए टैक्स फाइलर, आप फाइल करें, आमदनी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। ये जो इस्लाह है ना कि नॉन टैक्स फाइलर, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, इससे आप खुद करप्शन जो है वो देते हैं। दूसरा, इस बजट में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर्स बढ़ाए हैं जो असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इनकम टैक्स के अंदर, वो जो पावर बढ़ते हैं उससे करप्शन जो है और बढ़ती है। सबसे चीज़ ये है, अहम चीज़, कि जिस तरह कामरान साहब ने भी कहा, अभी इन्होंने भी कहा कि डिजिटलाइजेशन हो और
कम से कम इंटरेक्शन हो पब्लिक के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम, हमें सिस्टम की जरूरत है। ताकि रिश्वत देखिए करके लोग एक बात ज़हन में नशीन कर ले, पूरी दुनिया में टैक्स कोई जाके वॉलंटरीली जमा नहीं करता कि जी मुल्क को बड़ी जरूरत है और हमें जरूरत है, आपके पैसे आप ले लीजिए, कोई नहीं है। आपके यहाँ सिस्टम ऐसे होते हैं और उस सिस्टम के साथ अकाउंटेबिलिटी ऐसी होती है कि उसको एक खौफ होता है कि अगर मैं पकड़ा गया, मेरी टैक्स चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ये फाइन होंगे, ये होगा, और मैं जो कोई दे रहा हूँ उनको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन अगर चोरी पकड़ी गई तो फिर ये सजा होगी। उस सजा से बचने के लिए वो चीजें जो है वो फिर इम्प्लीमेंट होती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली आज पूरे मुल्क को मालूम है कि अगर कहीं कोई चीज़ करप्शन होती है, कहीं कोई चीज़ होती है, तो फिर उसे एक और करप्शन करके जान छुड़ा ले। तो वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म करना होगा। यही खौफ और चीज़ें जो हैं वो रिटेलर्स के पास मौजूद हैं कि उसको आप उसको वो कर दें कि जी आप इतना टैक्स जमा करा दें, एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, पूरे साल आपको नहीं पूछा जाएगा कि आप अपनी दुकान पे ये इसको फ्रेम करके लगा लें, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस दें, आप देखिएगा आपके टैक्स आ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि इन्होंने, चूंकि जो लोग टैक्स कलेक्शन में हैं FBR वाले, उनको भी पता है कि अगर ये टैक्स इस तरह से हो जाएगा तो सबकी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है एतमाद की। ठीक है कामरान, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम FBR का हमने देखा था कि मिसाली कोशिश थी, लेकिन FBR के अपने अंदर जो करप्ट लोग हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए पहले तो इनकी बात का जवाब, तवाब साहब अपनी ही बात का फिर नफी भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हर किस्म की आमदनी पर टैक्स होना चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि जी रिटेलर से फिक्स टैक्स ले लें और उससे पूछे नहीं। ये क्या बात हुई? वो उसकी आमदनी को पूछा ना जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो जो जितनी आमदनी कमा रहा है उस पर उसको टैक्सेशन देनी चाहिए। आपने बात की, इसी वजह से रिश्वत का जो वो है ना एक एलिमेंट बढ़ता है, क्योंकि जब आप टैक्स नहीं देते, रिश्वत ले लेते हैं, तो फिर टैक्स छूट जाता है। एग्जैक्टली मैंने यही बात कही जो शायद इन्होंने समझा नहीं इस बात को। दूसरी बात, जो लोग टैक्स नेटवर्क में है ही नहीं, जो आ ही नहीं रहे, उनको आप एक रास्ता दिखाएं कि दिस इज द वे, आप आए, आपको एतमाद मिलेगा, कोई आपके आगे तक नहीं करेगा। पहले तो यही कोशिश की जाती थी, अब कैरेट और स्टिक वाला फॉर्मूला मैं इसको आगे बयान करता हूं। देखें पाकिस्तान में ये जो नॉन फाइलर है ना, ये खत्म नहीं होगा जब तक हुकूमत इसको खत्म नहीं करेगी। आप इस पर 100% भी टैक्स लगा देना तो नॉन फाइलर फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा? मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि नॉन फाइलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टॉप से लेकर बॉटम तक जो रियासती मशीनरी है उसमें करप्शन है। आपको एक स्टैंप लगवानी होती है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। सो वो पैसा जो है वो कहां जाएगा? वो नॉन फाइलर के पास जाएगा, वो नॉन फाइलर के पास रहेगा और वो नॉन फाइलर उसको यूटिलाइज करेगा। आप उस पर 100% भी टैक्स लगा दें, आप नॉन फाइलर के, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल आपने बैन किए है, आप उसकी हर किस्म की जो नॉन फाइलर, जो फाइलर नहीं है उसकी बैन करें। और फाइलर भी में भी आप इस बात की ये बात तमीज करें कि ऐसा ना हो कि मैंने 1000 रुपए टैक्स भरा है और मैं 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहा हूं फाइलर होने की वजह से। उसकी भी फाइलर के अंदर आप उसकी टैक्सेशन और उसकी दर्जाबंदी के लिहाज से उसकी भी लिमिटेशन तय करेंगे, भाई ये कहां तक जा सकता है। ठीक है ना, मैं फाइलर बन जाऊं एक छोटी सी रकम देकर और मैं कैसे क्या कुछ करता रहूं, तो हमें इस चीज को भी देखना होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर FBR में नोटिस जारी होता है, नोटिस जारी हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आया है वो FBR में नहीं पता होता। हमें अक्सर कस्टम्स की खबरें आती हैं, उन्होंने छापा मारा। मुझे बताइए कि कस्टम कराची में छापा क्यों मार रही है? बॉर्डर से चीजें कराची तक पहुंच के गोदाम में क्यों उतर रही हैं? ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि बॉर्डर से लेके कराची तक आने में कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं। सर अभी आपको याद होगा क्रैकडाउन जो किया गया था स्मगलिंग के ऊपर, तो कितने अफसरान हमें कस्टम्स के निकले जी थे? जी, मैं यही कह रहा हूं कि आखिर वो कराची तक चीजें पहुंचती कैसे हैं? इसका मतलब है वहां पे भी करप्शन हो रही है ना मुस्तकिल। दूसरी अहम बात यह है कि उसमें छापा पड़ता है, सामान जब्त हो जाता है, लोग गिरफ्तार नहीं होते। भाई लोग कहाँ गए? लोगों का भी गिरफ्तार होना चाहिए ना। सो ये जो लोग गिरफ्तार नहीं होते, ये भी एक करप्शन का तरीकेकार है। तो इन तमाम चीजों को हमें देखना होगा, कस्टम्स में भी, FBR के पूरे ओवरऑल इनलैंड रेवेन्यू में भी और कस्टम्स में, दोनों में हमें रिफॉर्म्स करनी होगी। और इसमें जो सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो ऑपरेशन को हमें, पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन को मजीद वसी करना होगा और तोसी देनी होगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की रिफॉर्म्स के हवाले से भी कि इख्तियार साहब, रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है कि जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है उसका भी हजम कम किया जाए और तमाम सिस्टम को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और AI पे स्पेशली लेकर जाना चाहिए। ये तो सिर्फ FBR इदारे की बात नहीं, मैं समझती हूँ हर इदारे में अब यही होना चाहिए ताकि ये करप्शन का, बदउनवानी का जो है ना खात्मा हो सके। बिल्कुल। अच्छा, हम सबके सब इनडायरेक्टली गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो।
देखिए गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो चीजें कोरिलेशन में आप देखेंगे तो पहले तो पूरी इकोनॉमी के आप पोटेंशियल को देखेंगे कि ओवरऑल पोटेंशियल है कितना, उसके बेसिस पे आप रिफॉर्म्स स्ट्रक्चर करते हैं कि भाई अब इस तरह से इस स्ट्रेटजी से हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब इन द एंड ऑफ डे इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन कि आपका इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे जितने रिफॉर्म्स की सर बात कर रहे थे, आप आज तो छोड़े, आज से 5 साल पुराने पाइट के डॉक्यूमेंट्स देखें रिसर्च जर्नल में, उसमें सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। ये सोल्यूशन पाइट कहाँ है, इनके अपने अदारे हैं। इसका मतलब दे नो एवरीथिंग, उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जो रिफॉर्म आज हम बात कर रहे हैं ये 5 साल पहले पब्लिश डेटा है। तो वो रिफॉर्म कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये इस रिफॉर्म में वो क्लास जो इसमें मुलविस है, जो जिसको आपने गवर्नेंस का टास्क दिया हुआ है, वो इसमें मौजूद है, वो इसका पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। उसको दोबारा कह रहे हैं कि आप इसको मुझे ठीक करके दें। उसकी वजह से तो उसके मसाइल चल रहे थे। हमने गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की बात करके उसका टास्क उसी को दे दिया कि जिसकी वजह से गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे थे। तो आप या तो ये तो आप तय कर लें कि आज हम जब भी बात करते हैं, जिस भी ऑफिस जाएं, जिस बिजनेस ऑफिस जाएं, आप एक फाइल से उधर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हाथ गर्म करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होता। इसका मतलब है दिस बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज। इसको खत्म करने के लिए पहले तो आप इंटेंशन पैदा करें कि आप करना चाहते हैं। इसका मतलब नाउ एवरीवन इज अकाउंटेबल। अगर वो मैं हूं, अगर मैं किसी से नेटवर्किंग में कनेक्टेड हूं तो मैं भी अकाउंटेबल हूं। अगर कोई ऐसा है कि जिसके कोई कनेक्शन नहीं है वो भी अकाउंटेबल है। इसी वजह से तो केयरटेकर गवर्नमेंट ले लें या मौजूदा गवर्नमेंट ले लें, वो डिजिटाइजेशन की बात ही इसलिए कर रही है कि ये जो रिश्वत वाला बात कर रहे हैं, ये बात डिजिटल मैकेनिज्म का कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। हर्डल्स हैं, आपको भी पता होगा, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निजाम, मेन बहुत हर्डल सारी ये है चीजें कि आपको जो भी पता रिफॉर्म है ना, आपका उसका टास्क उसको दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये मसाइल थे। ये रिफॉर्म दे के आप रिफॉर्म किससे मांग रहे हैं कि जो वाकई मेहनत करके आपको सोल्यूशन बता रहा है, किसके हवाले कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मसाइल है। यानी ये नहीं होगा। ये बात जो सिंपली कह रहे हैं ना कि जो मसले की जड़ है आप इलाज भी उसी से मांग रहे हैं। तो जो लोग खुद मुलविस रहे हैं, मतलब दूध की रखवाली के लिए एग्जैक्टली अभी हम बड़े खुश हो रहे थे कि एफबीआर में इतने ट्रांसफर होंगे तो रिफॉर्म है। तो क्या ट्रांसफर इज अ रिफॉर्म? डू यू एग्री कि हमने 10 पोस्टिंग इधर कर दी तो नाउ आई वुड बी हैप्पी कि भाई रिफॉर्म आ चुका है। यही 10 लोग थे, यही 11 लोग थे जिसमें मसले थे। लिस्ट इज बिगर वन, और वो लिस्ट ऐसा है कि आप अगर इसके पीछे पड़ेंगे तो नहीं, ट्रांसफर तो नहीं। अब देखिए 27 अफसरान को ओएसडी भी बनाया अभी तो सिस्टम। अच्छा, उसको अकाउंटेबल किया जिस काम के लिए। सपोज मुझे अगर हटाया गया, आई वाज वन ऑफ देम, तो क्या मुझसे पूछा गया कि भाई आपके ऊपर इतना कुछ साबित हुआ है, कुछ निकालो? अगला फेस है ना सर, वो तो अब देखिए स्टेप। अच्छा चलो इस मर्तबा हुआ, स्टेपिंग इससे होती पहले है हर ट्रांसफर चीज नहीं की। हुआ। अब मैंने वही बात की कि कैरेट स्टिक लेके हुकूमत चल रही है, सिर्फ स्टिक लेके चलेगी तो फिर आपको पता है नहीं, मैं कह रहा हूं इससे पहले भी ट्रांसफर करने की बातें हो जाएंगी। ट्रांसफर इज नॉट अ न्यू खालिद साहब स्ट्रेटजी, लास्ट कमेंट जी पहले भी हुआ है। देखिए, मैं थोड़ी सी गलतफहमी दूर करूं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लें। अगर आप फाइलर हो गए तो आपको यू हैव टू प्रूव कि 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए आपके पास, और इस पर आपने टैक्स कितना दिया, और इसकी वाइटनिंग कैसे हुई। यही वजह है कि हर 2-4 साल बाद हमारी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक वाइटनिंग स्कीम निकाल देती है कि आप 20% दें, 10% दें, अपने पैसे वाइट कर लें। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। कोई नॉन फाइलर जो है वो होना ही नहीं चाहिए। और आप ऐसे चीजें पैदा करें कि आपके पास पैसे हों और आप खर्च नहीं कर सकते। कि आप खर्च कैसे करेंगे उसको, क्योंकि आपके पास वेन्यू नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खालिद साहब, आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आप आए। कामरान, आप तो हमें एजाज बख्शते ही रहते हैं, आपको भी शुक्रिया। अख्तियार साहब, आपको भी शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत इस नोट पर कि सिर्फ इस्लाहात कागजी नहीं होनी चाहिए बल्कि हकीकी होनी चाहिए और अमनन होनी चाहिए, तभी हमें रिजल्ट नजर आएगा। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह के बाद।